Hello dear students, Jai Hind. Today we are learn our chapter number 16, second part. In first part we discuss about our chapter name is India and the United Nations. In first part we discuss the introduction of the chapter, other contribution of India to UN, how to India contribute their services and give their services expertise soldiers to the UN services. And third one is UN's contribution to India, how to UN contribute their services to India. In this part, we discuss about the India's gift of non-alignment. What is the meaning of non-alignment? Non-alignment is the type of a movement which countries who are not involved in the World War First and also World War Second. So, in this thing, discussed in this part, about this movement we discussed in this part. So let's go to our screen. India's gift of non alignment. After the end of World War II, all the nations of the world were divided into two blocks. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वर्ल्ड के जितने भी नेशंस थे वो टू ब्लॉक्स में डिवाइडेड हो गए थे. वन ब्लॉक वाज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द अदर बाय द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर. इनमें से एक ब्लॉक जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा तथा सेकेंड वन यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के द्वारा चलाए जा रहे थे. These blocks were on the basis of the military pacts. और ये जो ब्लॉक्स थे वो इनके मिलिट्री पैक्ट्स के ऊपर के बेसिस पर ये वर्क करते थे. द वर्ल्ड वॉज मूविंग टूवर्ड अनदर वार. और इसी के साथ पूरा वर्ल्ड जो था वो एक दूसरे अनदर वार की तरफ चला जा रहा था. क्या हुआ था बेसिकली जब वर्ल्ड वार सेकेंड कंप्लीट हुई थी तो जो पूरे भी वर्ल्ड थे वो टू ब्लॉक्स में हो गए. ठीक है, तो अब ये दोनों जो थे इस टाइम पीरियड में एक कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था. कौन सा वार स्टार्ट हुआ था? कोल्ड वार, जिसमें दोनों ही ब्लॉक्स के द्वारा कोई वेपन्स नहीं चलाए गए थे एक दूसरे के अगेंस्ट. बट क्या होता था इसमें, जब कोई एक कंट्री किसी एक ब्लॉक का सपोर्ट करती थी तो जो अनदर ब्लॉक था वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेकर उस पर क्या कर देता था? वॉर कर देता था. तो इस सिचुएशन में जो था पूरी जो ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने इसमें इन ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं किया था तो वो बहुत डरी हुई सी रहती थी. मैनी नेशंस वर कंपेल्ड टू जॉइन आइदर और दीज टू सुपर पावर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. अब जो बाकी की जो कंट्रीज थी, बाकी के जो नेशंस थे, उनके पास दो ही ऑप्शन थे. या तो वो इन सुपर पावर्स को ज्वाइन करें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर उनसे कंपेल्ड मीन उनसे लड़ाई करें. द ग्रुपिंग इनटू टू कैंप्स वाज नोन एज अलाइनमेंट. और इन जो दो कैंप्स थे उनके द्वारा जो कैंप जो ग्रुपिंग की गई थी उसको अलाइनमेंट के रूप में जाना जाता था. अलाइनमेंट मीन क्या होता है? जैसे जो चेन रहती है उससे एक के बाद एक जो उसकी कड़ी रहती जुड़ी रहती हैं, इस टाइप से क्या हुआ था, ये जो ब्लॉक्स थे इनके साथ धीरे धीरे ऑल वर्ल्ड के जो नेशंस थे वो कैसे होते गए थे? कनेक्ट होते गए थे. तो देट मेक अ अलाइनमेंट. पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रपोज्ड नॉन अलाइनमेंट टू रिड्यूस द टेंशन. जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था जो कि इस टेंशन को क्या कर सके? रिड्यूस कर सके. द प्रपोजल वाज सपोर्टेड बाय प्रेसिडेंट अब्दुल गमल नसर ऑफ इजिप्ट एंड प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो ऑफ यूगोस्लेविया. अब ये जो प्रपोजल था वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल गमल नसर एंड यूगोस्लेविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो के द्वारा सपोर्ट किया गया. दे टू एग्रीड with Pandit Nehru that developing countries should remain neutral, that they should not align with any of the superpower. और वो इस चीज़ से जो पंडित नेहरू जी के द्वारा बनाया गया एक कंट्रीज़ के अगेंस्ट एक बात रखी गई थी जिसके द्वारा ये कहा गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको न्यूट्रल रखा जाए. ना तो वो क्या हो कि उनको ना किसी कड़ी से ना किसी अलायंस से जोड़ा जाए और ना ही उनको ये इसके लिए फोर्स किया जाए कि वो किसी एक सुपर पावर कंट्री के साथ अलाय हों या जुड़ें. दे डिसाइड टू बी नॉन अलाइंड एंड दस द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज बॉर्न.
और यह डिसाइड किया गया कि उनको नॉन अलाइंड रखें, मीन बिना जुड़े हुए रखें, और यहीं से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था वो बॉर्न हुआ। 120 nations are part of this movement today and they work to help each other to solve problem faced by their countrymen। अब इसमें 120 नेशंस जो थे इस मूवमेंट का पार्ट बन गए थे, और आज के टाइम में, टुडे मीन्स आज के टाइम में, ये जो कंट्रीज़ हैं आपस में जो भी कंट्री मैन को जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं, तो उनसे उन प्रॉब्लम्स को अलग करने में ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। The non-alignment movement has become a movement for world peace and development। और ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो अब एक वर्ल्ड पीस का एंड डेवलपमेंट का मूवमेंट बन गया है। Membership of the United Nations is open to all peace-loving states that accept the obligations contained in the United Nations Charter and are able to carry out these obligations। अब जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबरशिप है वो सभी नेशंस जो पीस लविंग स्टेट्स हैं उन सभी के द्वारा एक्सेप्ट एंड जो उसके ऑब्लिगेशन हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में ऑब्लिगेशंस मीन होते हैं दायित्व और कर्तव्यों को, जो कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में मेंशन किया गया है, उनको क्या करना रहता है? ऑब्लिगेट मीन मानना या स्वीकार करना रहता है। States are admitted to membership in the United Nations by decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council। सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं या फिर यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो भी डिसीजन बनाए जाते हैं, वो इसके जो स्टेट मेंबरशिप होती है उनके सबके द्वारा, इन स्टेट्स के द्वारा इसको एडमिट किया जाता है। India was among the original members of the United Nations that signed the declaration by UN at Washington DC on 1 January 1942। इंडिया यूनाइटेड नेशन का ओरिजिनल मेंबर कब से है? जब यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किया था, कब? वाशिंगटन डीसी में इन 1 जनवरी 1942 से। तो जब 1 जनवरी 1942 यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन फॉर्म आया था कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करेंगे जो कि आने वाले टाइम पीरियड में वर्ल्ड वार को होने से रोक सके, तो उस टाइम पे इंडिया ने इस ऑब्लिगेशन फॉर्म पे क्या किया था, या फिर इस चार्टर, इस पेपर पे क्या कर दिया था, इस डिक्लेरेशन फॉर्म पे अपने साइन कर दिए थे। तो इंडिया तब से ही यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। India is a charter member of the UN and participating in all of its specialized agency and organization। और इंडिया तभी से इसके चार्टर का मेंबर है और यूएन की जो भी स्पेशल एजेंसीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। इन अ स्पीच एट द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015, एक यूनाइटेड नेशन की न्यूयॉर्क में एक स्पीच हुई थी 2015 में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said that his country was committed to following a sustainable path to prosperity। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उनकी कंट्री मीन्स हमारी कंट्री हमेशा जो सस्टेनेबल पाथ है, प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि वाले जो भी रास्ते हैं उन पर चलने के लिए कमिटेड है। ही कॉल्ड on developed nations to honor their financial pledge both for development and tackling climate changes। और उन्होंने जो डेवलप्ड नेशंस थे उनके लिए हॉनरेबल और या मीन उनको बताया कि आपके जो फाइनेंशियल प्लेस थे, फाइनेंशियल जो सर्विस आपने हमको प्रोवाइड की, किसके लिए? ताकि हम अपने डेवलपमेंट और जो क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट होते हैं उनको ईजिली टैकल मीन निपट सकें, उनके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी हेल्प की। ही आल्सो सेड दैट इंडिया वाज कंसंट्रेटिंग on the basics of development, housing, power, water and sanitizing for all।
और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया हमेशा से ही अपने कुछ बेसिक डेवलपमेंट जो प्रोग्राम हैं उनको लेकर कंसंट्रेट रहा है, लाइक ऐसे हाउसिंग, पावर, वाटर एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन मीन होता है स्वच्छता को लेकर हमेशा से ही कंसर्न रहा है। Former Minister of External Affairs, late Sushma Swaraj, addressed the 72nd session of UN General Assembly on September 23, 2017. इंडिया की फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेट सुषमा स्वराज जी ने यूएन की 72nd सेशन में की जनरल असेंबली में सितंबर 23, 2017 में पार्टिसिपेट किया था। She said that the UN was established for the welfare, security, harmony, rights and economic progress of the people of our world. उन्होंने कहा कि जो यूएन है जिसका इस्टेब्लिशमेंट किसके लिए किया गया है कि जो पीपल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उनकी हारमोनीज़ के लिए मीन्स सद्भाव, राइट्स ऑफ इकोनॉमिकल प्रोग्राम, उनके जो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस रहती है उनके लिए इसको सेट किया गया है। इंडिया फुली सपोर्ट द एफर्ट्स इन द ग्रेट मिशन, और इंडिया इस ग्रेट मिशन के लिए हमेशा फुली सपोर्ट करेगा इसको। सी सेड दैट द वर्ल्ड इज ट्रैप्ड इन ट्रबल्स लाइक राइज ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म, और उन्होंने बोला कि जो पूरा वर्ल्ड है वो हमेशा से ही ट्रैप रहा है। ट्रबल्स मीन्स जो हमेशा से ही ट्रबल्स में ट्रैप्ड रहा है, कुछ ऐसी ट्रबल जो ऐसी परेशानियां हैं जैसे राइज ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म, जो हिंसा, बढ़ती हुई हिंसा या फिर टेररिज्म मीन आतंकवाद से घिरा रहा है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज टॉर्चर्ड बाय हंगर एंड पुअर्टी, और जो लार्ज नंबर है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का वो हमेशा से किसके टॉर्चर्ड, अत्याचार किससे रहा है, जो हंगर एंड पुअर्टी मीन भूख और गरीबी से। इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन इंडिया हैज़ शो करेज एंड लीडरशिप टू टेक टफ डिसीजन टू इंटरलिंक द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस क्रिटिकल सिचुएशन में इंडिया ने अपना करेज करके कुछ लीडरशिप की भांति कुछ टफ डिसीजन लिए हैं ताकि जो इंटरलिंक की जो सस्टेनेबल मीन समृद्ध की जो एक टिकाऊ डेवलपमेंट की जो एक प्रोसेस है उसको बनाकर रख सके। ऑल प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय इंडिया सच एज डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, क्लीन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया etc हैव अ प्रिंसिपल पर्पस टू एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। और इस टाइम पे इंडिया ने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए जैसे कि डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया मीन जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, क्लीन इंडिया मीन स्वच्छ भारत अभियान लाइक दैट, स्टार्टअप इंडिया मैनी पर्सन्स हैव अ न्यू आइडियाज बट दे हैव लेस ऑफ economical field, they didn't start up their business. So Startup India provides some financial services to making their own business. स्टैंड अप इंडिया अपने ही प्रोग्राम्स को स्टैंड अप करने के लिए है। ये प्रिंसिपल जो रहे हैं कि जो इंडिया के पुअर सेक्टर्स है उनको एक एम्पावर प्रोवाइड करना ताकि वो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, पर्पस हैं, उनको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। India's role in UNO has been one of the strong supporters of the United Nations Organization. जो इंडिया का रोल यूएनओ में रहा है मीन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमेशा से ही कैसा रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर का रहा है। इट ऑलवेज प्रमोट द कॉज ऑफ यूएनओ एंड कोऑपरेट विथ इट, और इसने हमेशा से ही जो यूएनओ के कॉजेस रहे हैं या फिर यूएनओ को कोऑपरेट रहा है, जो भी फंक्शंस रहे हैं उनको प्रमोट किया है और उनके साथ हमेशा से क्या किया है, कोऑपरेट किया है। So, what we learn in this part? We learn about the India's future of non-alignment. India is starting a movement that name is NAM. NAM, full form of NAM is Non-Alignment Movement. It means that after the World War, all world divided into two blocks. First block is USA, second is
USSR. USA means United States of America. USSR means Union of Soviet Social Republic. Basically, some countries who are generally weak and economical are not fit, so these countries are not supporting this movement, this World War, and not join these two groups. So India is one of them countries who are not supporting any bloc, not USA and also not USSR. We are known as USSR is a Union Soviet Socialist Republic. So India started a one movement, collect that countries, make a group of countries which are not supporting these blocs and start a movement that name is non-alignment movement. So here is our chapter number 16 is completed. If you have any kind of doubt related this chapter and any kind of doubt related the movement, contribution of India and the UN, so watch the video again of the chapter. Till then, Jai Hind everyone.